वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें आपको रियल लाइफ में भी देखने को एग्जाम्पल मिलेंगे और आपके जो एग्जाम्स है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन। सबसे पहले तो मोमेंटम क्या होता है आपको पता है। मोमेंटम इज बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट उसका मास है उसको उसकी खुद की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, मोमेंटम आ जाएगा। सिंबल होता है P इज इक्वल टू m इंटू v। P is a vector quantity, V is a vector quantity, m is a scalar quantity, P is equal to m into v। मोमेंटम की डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। सही है भाई, क्योंकि किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा एंड दैट वेक्टर क्वांटिटी इज मोमेंटम। सही है भाई, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा, जब मोमेंटम्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, बोलो, वेक्टर एडिशन होगा, ना कि स्केलर एडिशन। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। एनर्जीज को जब भी ऐड करते हैं क्या होता है, स्केलर एडिशन होता है, बिकॉज एनर्जी इज जस्ट लाइक मास। ठीक है, जैसे मासेस को ऐड करते चले जाएंगे, मास को सेपरेट करेंगे, ऐसे ही एनर्जीज को ऐड करते हैं, मतलब स्केलर एडिशन होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात इसमें। सही है, तो पढ़ते हैं एक बार। तो व्हाट इज मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी गिव्स आइडिया अबाउट मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। P is equal to mv, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। और इसकी यूनिट भी पता है आपको, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड होती है। फॉर ए पार्टिकल मोमेंटम होता है m इंटू v। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, फिर से एक बार देखो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो वी स्क्वायर है, ये असल में हम क्या लेते हैं, स्पीड लेते हैं। असल में स्पीड नहीं होता, ये होता है वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट। याद करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब मैं कह दूं अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करना है, तो क्या आएगा, ए इंटू cos थीटा। ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये 0 बन जाएगा। सही है, तो बोले ये क्या बन जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो जब भी हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना होगा तो हम क्या करेंगे, उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सही है, जैसे v स्क्वायर चाहिए, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका स्क्वायर चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका इसके साथ खुद के साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। सही है भाई, बोलो ये क्या बन जाएगा, 1/2 m v इंटू v। सही है भाई, अगर मैं ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, ये चीज तो यही रहेगी, m और m कर दिया, बोलो क्या आ जाएगा, m ऊपर n नीचे, तो बोलो क्या बनेगा, m इंटू v, m इंटू v, क्या बन जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर बन जाएगा। बोलो भाई, और ये m स्क्वायर v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, p स्क्वायर। सही है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हो गए, हाफ m v स्क्वायर और p स्क्वायर बाय 2m। सही है, p स्क्वायर बाय 2m। सही है, अच्छा, p स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, p स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। 2m को इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी, और स्क्वायर है तो रूट ले लो, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो मोमेंटम निकाल सकते हो, मोमेंटम दे रखा है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। ये रिपीट करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए। अगर आपके पास कोई सिस्टम दे रखा हो तो क्या करेंगे, बोलो, मोमेंटम निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, टोटल इंडिविजुअल जितने भी पार्टिकल्स हैं, 1 है 2 है 3 है, जितने भी हैं, ठीक है, सबका क्या करेंगे, मोमेंटम लेंगे, उनका वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो p टोटल फॉर ए सिस्टम, p वेक्टर टोटल इज इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर। कॉमन सेंस है ये हमारी। सही है भाई, ठीक है भाई, तो p टोटल के साथ क्या करेंगे, बोलो, p टोटल इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3। अच्छा, अगर मैं इसको m1 प्लस m2 प्लस m3 से डिवाइड कर दूं, यानी कि टोटल मास से डिवाइड कर दूं इसको, तो क्या आएगा, देखना, ये आएगा p टोटल, ये तो p टोटल, और यहाँ पे m1 v1 m2 v2 m3 v3 डैश 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 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सही, बोलो क्या ये देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है, VCM दिख रहा है आपको, और ये क्या हो जाएगा, टोटल मास इनटू VCM कर देंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंटम आ जाएगा। सही है भाई, तो P टोटल इज इक्वल टू m टोटल इनटू VCM। कुल मिला के क्या हुआ कि आपके पास एक सिंगल बॉडी है, मास है m, वेलोसिटी है v, तो इसका मोमेंटम आप लिखेंगे m इंटू v वेक्टर। सही है भाई, लेकिन आपके पास अगर कोई सिस्टम है जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो इन सबको अगर आप एक सिंगल पार्टिकल मानना चाहे
तो उस सिंगल, इन सबको हटा के मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिंगल पार्टिकल अज्यूम कर सकता हूँ। और सिंगल पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो कैसे लिखूंगा, इसका, इन सब का मास कितना है बोलो, m टोटल, और इन सब के इक्विवेलेंट मोशन को क्या लिख सकता हूं मैं, VCM। सही है भाई, कोई दिक्कत? तो फॉर एग्जांपल अगर VCM आ रहा था कुछ इस डायरेक्शन में, तो m टोटल इंटू VCM करके मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल मोमेंटम आ जाएगा। सही है, मोमेंटम लिख सकते हैं बाय अज्यूमिंग देयर इज ए सिंगल पार्टिकल, लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, देखो अब आपने क्या बोला कि अगर कोई भी सिस्टम है तो उसका टोटल मोमेंटम के लिए क्या कर सकते हैं, m टोटल को VCM से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जो फॉर्मूला था अपना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, बोलो मोमेंटम तो p सिस्टम हो जाएगा, क्या काइनेटिक एनर्जी सिस्टम और ये वाला फॉर्मूला वैलिड रहेगा, m इंटू मतलब m टोटल, क्या ये फॉर्मूला लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। वैसे तो क्या हो गया, p का p के साथ ड्रॉप कर दो, ऐसे नहीं होता। आप ऐसे समझिए कि एक वेक्टर, सॉरी ये मोमेंटम होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आपके पास हो गया मास 2 किलोग्राम का। ठीक है, इसकी जो स्पीड है फॉर एग्जांपल वो इस डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकेंड। सही है, यहां पे आपके पास एक 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और इसकी स्पीड आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सही है, लेट्स फाइंड आउट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, निकालें क्या हो रहा है, देखिए इसका मोमेंटम बताओ, मास इनटू वेलोसिटी कितना आएगा भाई, मनदीप कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी का इसका मोमेंटम कितना आएगा, 4 आ जाएगा। सही है, तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा संदेश, हाँ 0। भाई 4 + 4 0 हो जाएगा क्या? कितने लोग कहते हैं 0 हो जाएगा? जो संदेश के साथ एग्री कर रहे हैं वो लोग कौन है? संदेश के साथ संदेश एग्री कर रहा है, बाकी लोग क्यों नहीं एग्री कर रहे? काफी चीजें, बाकी लोग क्यों एग्री नहीं कर रहे? 4 + 4 तो सर 8 होता है, 0 कैसे कर दिया, यही ना? अरे भाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बोलो अगर ये डायरेक्शन मेरे पास i कैप है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, -i कैप। तो इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, 4 इंटू -i कैप, और इसका कितना हो जाएगा 4 इंटू i कैप, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी इसमें निकाल लेते हैं। तो बोलो केवल कितना आएगा, केवल मतलब पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। बोलो ये स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है, मास है 2, वेलोसिटी है 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8/2, 4 + 4 कितना आ जाएगा 8। अब बताओ क्या आप अब लगा सकते हो ये वाला फॉर्मूला? भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी 8 आई है सिस्टम की, यहां 8 आएगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, ये 0 हो जाएगा। तो क्या 8 0 के बराबर होता है क्या? नहीं ना, यानी कि ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है, और जो हमेशा वैलिड नहीं है वो फॉर्मूला ही नहीं है, वो बस एक मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला साधन है। ठीक है, तो टोटल के लिए ये वाला सिस्टम ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे हमेशा टोटल के लिए इंडिविजुअली के ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करना होता है हमको, क्या पूरे सिस्टम को मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर VCM और हाफ m VCM स्क्वायर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। लेकिन मोमेंटम के लिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, m टोटल इनटू VCM? यस, सही है भाई, कोई दिक्कत? बेसिक क्वेश्चन है, क्या है बेसिक क्वेश्चन? मास और वेलोसिटी वगैरह कुछ देकर डेटा दे रखा है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का कह रहा है फाइंड मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इन SI यूनिट्स। तो m हो गया 2 kg, v हो गया 3 मीटर पर सेकंड। तो बोलो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी 6 हो गया, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो गया, कर लोगे आप? ठीक है, मास दे दिया 1, वेलोसिटी दे दिया 72 किलोमीटर पर आवर। तो बोलो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, अपने को चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। सही है भाई, कर लेंगे आप लोग। मास दे दिया 50 ग्राम, स्पीड दे दी 108 किलोमीटर पर आवर, कर सकते हैं आप इसको भी, कोई दिक्कत है भाई इसमें?
पक्का ना? मास दे दिया 0.7 kg और वेलोसिटी दे दी वेक्टर फॉर्म में 2i + 3j + 4k। तो बोलो मोमेंटम कैसे लिखेंगे? मास इंटू वेलोसिटी कर देंगे सीधा सीधा, तो बोलो 0.7 इंटू 2i + 3j + 4k, तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा मोमेंटम। सही है, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करेंगे? अब देखो, ये मोमेंटम हो गया, मास इंटू वेलोसिटी कर दिया मैंने, सही है, ये हो गया सिंपली मोमेंटम, है ना। अगर आपको मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे? बोलो इसको अंदर डालो, क्या आएगा? 0.7 इंटू 2 यानी कि 1.4 आई कैप प्लस, बोलो 0.7 इंटू 3 2.1 जे कैप प्लस 2.8 के कैप। ये आ गया आपका मोमेंटम वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, याद करिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का मैग्नीट्यूड निकालना था। क्या पता मैग्नीट्यूड? √x² + y² + z²। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? √1.4² + 2.1² + 2.8²। सही है भाई, कर सकते हैं ना? मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकलता है, पुरानी चीज याद आ। काइनेटिक एनर्जी के लिए बोलो ½ mv², मतलब v का v के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है ना। v का v के साथ डॉट प्रोडक्ट मतलब i वाले को i वाले, तो बोलो v डॉट v करना है, ठीक है, यहाँ पे डॉट v करना है, तो क्या करेंगे? बोलो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके खुद के साथ, 2i + 3j + 4k। सही है भाई, बोलो 2 × 2 3 × 3 4 × 2। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल है, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, मास दे दिया आपको 9.8 ग्राम, ठीक है, और ये वेलोसिटी दे दिया आपको 8i + 6j, सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओके, ऑलराइट। A man in a boat had 60 kg mass। मैन है, बोट में बैठा है, कहा है कितने मास के साथ? 60 kg मास। If he runs towards left with 6 मीटर per second, find kinetic energy of the system if the mass of the boat is 20 kg। ये थोड़ा सा हालांकि आगे का क्वेश्चन आ गया है। चलो अभी मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। अपने पास एक लॉ होता है, दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये रियल लाइफ में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। रियल लाइफ में बेसिकली क्या होता है कि मान लो आप किसी चीज पे जंप कर रहे हो, तो वो चीज पीछे पुश हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बेंच पे चढ़ के उस डायरेक्शन में जंप करूं तो क्या होगा? बेंच को मैं पीछे पुश कर दूंगा। असल में ये क्या हो रहा है, जब मैं बोट पे रनिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं बोट पे रनिंग कर रहा हूँ, क्या होगा? बोट पीछे की तरफ मूव करेगी, है ना। मैं स्पेस में हूं, देयर इज नो ग्रेविटी, तो अगर मैं किसी चीज को अपने से दूर फेंक दूंगा तो मैं वापस पीछे वाले डायरेक्शन में मूव करूंगा, है ना। ये सब किसके ऊपर बेस्ड है? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, सही है। और सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सही है भाई। यानी कि जब मोमेंटम चेंज होगा तो एक्सटर्नल फोर्स होगी, और एक्सटर्नल फोर्स होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। अगर ये जीरो है तो ये चेंज नहीं होगा, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, सही है। तो बोलो, अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ pi मोमेंटम रखता है शुरुआत में और बाहर से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा क्या वो सेम होगा? पहले वाले के बराबर ही, है ना। क्योंकि पहले कुछ मोमेंटम था, जीरो था चाहे कुछ भी था, इसको चेंज कौन कर सकता है? एक्सटर्नल फोर्स ओनली। तो जब भी आप किसी सिस्टम को देखो तो हमेशा देखो कि क्या कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। बाहर से फोर्स है तो मोमेंटम चेंज कर दो, तो लगा दो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर कोई फोर्स नहीं है तो क्या करेंगे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बिकॉज देयर इज नो वन टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी और द सिस्टम, सही है। अब यहां देखिए, ये जो पर्सन है ये बोट के अंदर बैठा है, देयर इज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन बिटवीन बोट एंड द वाटर, ठीक है। जिस पानी में ये बोट है, बोट और पानी के सरफेस में, लेकिन आपने देखा होगा कि मान लो कोई बोट है, आप उसको जरा सा भी पुश कर रहे हो वो मूव करने लग जाती है ना। एट स्लोअर स्पीड में एटलीस्ट यही होता है, हायर स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है।
यहाँ पे हम यही स्टडी कर रहे हैं कि भाई अगर आपने बोट को थोड़ा सा पुश कर दिया तो क्या होगा, वो बोट चलने लग जाती है ना। भाई भारी बोट है तो भी, है ना। यहाँ तक कि जैसे अगर आप स्लो स्पीड्स की बात करेंगे तो एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि वो 1200 सीसी की गाड़ी लेके बलेनो जैसी, और एक वो पता नहीं कितने 100,000 टन के शिप को खींच दिया था पानी में। समझ में आया तुमको? एक टॉप गियर का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत पहले, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि एक गाड़ी से शिप को बांध दिया, शिप आराम से हार्बर में खड़ी थी, उन्होंने पुश करना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके उस बोट को, बोट मतलब वो जो शिप थी बहुत बड़ी शिप थी जो कई हजार टन की, उसको भी पुल कर लिया था। मतलब देयर इज नेग्लिजिबल, ठीक है। मे बी आई विल शो यू, और मुझे याद रहेगा, मुझे बता देना कि सर वो वाली वीडियो। तो यहाँ पे क्या होता है, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है। देयर इज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन, क्या कोई बाहर से आके कोई धक्का मार रहा है? नो, दैट मींस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। बाहर से देयर इज नो फोर्स, ठीक है। और बाहर से फोर्स नहीं है तो मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। मोमेंटम क्या रहेगा भाई? कांस्टेंट रहेगा, ओके। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो मैं इनिशियल मोमेंट कौन सा लूंगा? जब ये आराम से खड़ा था ना, वो मेरे लिए इनिशियल मोमेंटम, सही है। बोट रेस्ट पे है, पर्सन रेस्ट पे है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? जीरो। तो बोलो इनिशियल मोमेंटम Pi इज इक्वल टू जीरो हो गया, सही है। अब बाहर से कोई फोर्स आया नहीं, यहां पे ये जो पर्सन रन कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है दैट इज इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स तो ये भी नहीं है, यानी कि अभी भी देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि फाइनल मोमेंटम विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो, सही है। बोलो इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, फाइनल इक्वल टू जीरो, इनिशियल इक्वल टू फाइनल लिख दो, ठीक है भाई, ओके। तो बोलिए इनिशियल मोमेंटम Pi इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम Pa, सही है, ओके, ऑलराइट। अब इनिशियल मोमेंटम है जीरो, फाइनल मोमेंटम में देयर इज मूवमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। एक तो मैन मूव करेगा और एक बोट मूव करेगी, दोनों मूव करेगी। मैन इधर आएगा तो बोट उधर जाएगी, सही है। तो बोलो मैन, मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये जो है ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ बोट इनटू वेलोसिटी ऑफ बोट, सही है। ऑब्वियसली वेक्टर है ये, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटीज में लिखा जाएगा, तो बोलो MM VM वेक्टर प्लस MB VB वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, सही है भाई। तो बोलिए इसको उठा के इधर ले आओ, या उसको उठा के इधर ले आओ, किसी को भी ले आओ, क्या बात है। MB VB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस MM VM वेक्टर, सही है भाई, ओके। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में है। MB को उठा के फिर इधर ले जाओ, कोई दिक्कत? तो बोलो वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज द मास ऑफ द मैन? 60 kilograms, so it is 60 kilograms. What is the velocity of the man? 6 meters per second divide by what is the mass of the boat? I think 20 kg, तो ये आ जाएगा 20, तो ये 3 पे जाएगा, ये आ जाएगा 18 मीटर्स पर सेकेंड। बोलो माइनस 18 मीटर्स पर सेकेंड लिखना पड़ेगा। ये माइनस 18 मीटर्स पर सेकेंड किसके लिए लिखा है? मैन से ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैन कहाँ रन कर रहा है? लेफ्ट साइड में, तो बोट कहाँ जाएगी? राइट साइड में विद स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मोमेंटम वाले हिसाब से हमारे पास स्पीड आ गई है। अब अपने को क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना भाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम में बोलते हो हाफ MM/VM स्क्वायर प्लस हाफ MB/VB स्क्वायर। गलत बोला क्या? कुछ सही बोला ना भाई। मैन की काइनेटिक एनर्जी लिख दी और बोट की काइनेटिक एनर्जी लिख दी, सही है, कोई दिक्कत? ये पता है, ये भी पता है, ये पता है, ये भी पता है, सारा आंसर है। बोलिए क्या कुछ मुश्किल लग रहा है आपको इसमें? ऑलराइट, यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, इफ शेट्टी एंड मजनू, शेट्टी का मास 60 kg, मजनू का मास 40 kg, आर इन ए लॉन्ग बोट, एक बहुत लंबी सी बोट है,
ठीक है, एंड दे स्टार्ट रनिंग विद 6 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड एज शो। ये 2 मीटर पर सेकेंड से रन कर रहा है और ये 6 मीटर पर सेकेंड से रन कर रहा है। फाइंड स्पीड ऑफ द बोट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ द बोट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पूरा सिस्टम देख लिया, क्या कोई बाहर से फोर्स लग रही है, बाहर से देयर इज नो फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स मींस मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सटर्नल फोर्स 0, मोमेंटम इज कांस्टेंट, एक्सटर्नल फोर्स 0 इज, देन दैट मींस मोमेंटम इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहता है ललित, मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट कब, व्हेन क्या 0 हो, आगे यहां बैठो, यहां बैठो, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0 तब मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। एक्सटर्नल फोर्स 0 तो मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट। अभी भी अगर किसी को डाउट रह गया तो फिर से बता रहा हूं मैं, F इज इक्वल टू dp बाई dt। ये क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब बदलाव की दर, सही है। अगर ये चीज p कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, 0, यानी कि फोर्स क्या होगा, 0। तो दोनों तरीके से बोल सकता हूं, मोमेंटम नहीं बदल रहा तो फोर्स 0 है, और अगर फोर्स 0 है तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, सही है। यानी कि मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सही है। मतलब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल हो जाएगा, सही है भाई। अब यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां पे आपके पास 3 चीजें नजर आ रही हैं। एक तो शेटी दिख रहा है, एक मजनू दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, एक बोट दिखाई दे रहा है। तीनों के तीनों आराम से बैठे हुए हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0, फाइनल मोमेंटम विल आल्सो बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि कोई बाहर से धक्का मारने वाला है नहीं, सही। अगर यहाँ पे भाई कोई बोट का इंजन होता, एक्सेलरेशन हो रहा होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा। ठीक है भाई, तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0 एंड फाइनल मोमेंटम विल आल्सो बी इक्वल टू 0 बिकॉज़ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जाम में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एज द एक्सटर्नल फोर्स इज 0 हेंस pi is equal to pf, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम है आपके पास 0 और फाइनल मोमेंटम में आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या है भाई, 0 इज इक्वल टू, बोलो, मास ऑफ शेटी इनटू वेलोसिटी ऑफ शेटी प्लस मास ऑफ मजनू इनटू वेलोसिटी ऑफ मजनू प्लस मास ऑफ बोट इनटू वेलोसिटी ऑफ बोट। गलत बोला था, सही है ना, बिल्कुल। तो मास ऑफ शेटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ शेटी गिवन है, मास ऑफ मजनू पता है, वेलोसिटी ऑफ मजनू पता है, मास ऑफ बोट पता है, वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है, निकाल सकते हैं, सही है। ओके, अब मुझे बताइए कि क्या मजनू और शेटी की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? ऑपोजिट है, तो हमें एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और एक नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो यहां मुझे बताइए कि मजनू का वेलोसिटी पॉजिटिव ले ले और शेटी की वेलोसिटी नेगेटिव ले लेते हैं, और बोट की वेलोसिटी हमको पता नहीं, तो हम उसको सिंपली vt ले लेंगे। तो अगर पॉजिटिव आता है तो मजनू वाली डायरेक्शन है, नेगेटिव आता है तो शेटी वाली डायरेक्शन। सिंपल है ना, बोलो भाई, रिपीट करने की जरूरत है क्या? ठीक है, ओके। तो बोलिए मास ऑफ शेटी, बोलिए मेरे को, शेटी का मास 60 kg, तो 0 इज इक्वल टू 60 इंटू वेलोसिटी ऑफ शेटी -6 ले लेते हैं, -6 प्लस 40 इंटू प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस मास ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ बोट पता नहीं जी, वीबी ही रहेगा ये तो। ठीक है, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, -360, इधर आके +360 -80, 360 -80 280 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट, सही है। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, that means it will move in the positive direction, यानी कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव दी थी। So the velocity of the boat is कितना, 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, सही है। अच्छा, क्या सिर्फ स्पीड ऑफ द बोट निकालना है? नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को, कि सर मैं बता सकता हूं या बता सकती हूँ? हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो सिर्फ एक चीज की काइनेटिक एनर्जी, 3 चीजें हैं मेरे पास, तीनों को लिखना पड़ेगा।
टोटल काइनेटिक एनर्जी मुझे लिखनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी मुझे लिखनी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? पहले की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे की काइनेटिक एनर्जी प्लस तीसरे की प्लस चौथे की प्लस पांचवे की। यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट हैं? एक मजनू है, एक शेट्टी है, एक दस्ती है। ठीक है, ठीक है। तो मजनू, शेट्टी और बोट, मजनू, शेट्टी और बोट तीनों की काइनेटिक एनर्जी। मजनू की काइनेटिक एनर्जी, फिल्म देखने आया है, क्या कर रहा है? चल बता, ये बताओ किसकी है ये? तीन ऑब्जेक्ट है यार, मास है ms, mm और md, स्पीड है vs, vm और vd। तो काइनेटिक एनर्जी लिख दो यार। आकाश बताएगा? दिल कर रहा है बताने का, मन कर रहा है नहीं, पहले ये बता दे, मन कर रहा है बताने का। ठीक है, दीपिका। तीन ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जोड़नी है, कैसे जोड़ना? ठीक है, क्या बोला है इसने कि भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है ना, काइनेटिक एनर्जी टोटल या काइनेटिक एनर्जी सिस्टम K1 प्लस K2 प्लस K3 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? ललित बताएगा मुझे। तीन ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी लिखो, तीन ऑब्जेक्ट, मजनू, शेट्टी और बोट। सोच लो इसमें क्या गलती है काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे स्क्वायर, ये गलती नहीं करनी है ऐसे। ठीक है, अब बोलो एम एम वी एम एम एस वी एस एम बी भी पता है, तो आप ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये क्या किया हुआ है? ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मत करना, जो बताया है वो करना। ठीक है ना? ये क्वेश्चन देखते हैं अगला। फाइंड मोमेंटम ऑफ द चेन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये आगे पीछे लिख रखे हैं क्वेश्चन इसमें। तो यहां पे हो रहा है कि भाई एक आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग है और उस रिंग के ऊपर एक चेन हमने रखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से चेन रखी हुई है और इस चेन को v स्पीड से खींचा जा रहा है। कितनी स्पीड से? v स्पीड है इसकी, वेलोसिटी नहीं दी है, क्या दिया है? स्पीड। आपको बताना है कि इस चेन का मोमेंटम कितना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस में से एक है। देखो ऐसे चेन है, इस पॉइंट को ऐसे v स्पीड से खींचा जा रहा है, तो बोलो इस पॉइंट की स्पीड v है तो इस पॉइंट की स्पीड v होगी। इस पॉइंट की स्पीड इस डायरेक्शन में v होगी, इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में होगी। तो टोटल मोमेंटम क्या आएगा ये आपको पता। बहुत ही टॉप क्लास क्वेश्चन है। मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं। ठीक है, हिंट क्या है? हिंट ये है कि अलग अलग मास एलिमेंट्स होंगे और उनकी सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पे एक मास एलिमेंट है, बोलो वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, टेंजेंशियली मूव कर रहा होगा, तो बोलो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट में ले सकता हूं। बोलिए भाई। ठीक है, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, है ना? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लिया, एक वर्टिकल डायरेक्शन ले लिया। सही है। अब सिमिलरली जितने एंगल पे इधर से ये है उतने ही एंगल पे इधर एक और मास एलिमेंट होगा। सोचने का तरीका दे रहा हूं मैं सिर्फ आपको। ठीक है, आपको इस तरीके के बारे में सोचना है। ठीक है, जैसे वो उधर जा रहा है, ये वाला कंपोनेंट इधर जा रहा होगा,
उतनी स्पीड से, यस और नो? मतलब बेसिकली ये इधर जा रहा है ना, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ध्यान से देखो, ये कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट इक्वल होंगे। जितना कंपोनेंट इसका नीचे जाने का होगा उतना ही कंपोनेंट इसका ऊपर जाने का होगा, यस और नो? तो आपको देखना है कि ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा, कौन सा बचेगा? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। फिर आपको सोचना है कि कैसे क्या है, ठीक है? सिर्फ सोचने के लिए दे रहा हूं, सॉल्यूशन आई विल टेल, जस्ट थिंक अबाउट इट। कुछ कुछ आइडिया ले लेना कि कैसे कैसे इसका हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली वी हैव द आंसर। ओके, अब आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑब्वियसली हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर चुके हैं, बेसिक आइडिया। सबसे पहले बताओ, कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट रहना। कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट रहना। किसका कांस्टेंट रहना? मोमेंटम, ठीक है? जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, तो एनर्जी कंजर्व रह रही है मतलब एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है? ऐसे ही मोमेंटम कंजर्व रह रहा है मतलब मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, सही है? एनर्जी कांस्टेंट रहती थी, कुछ कंडीशंस होती थी तब, है ना? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होनी चाहिए, एक्सटर्नल एजेंट नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना? यहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा लेकिन कुछ कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स जीरो होनी चाहिए, बाहर से कोई धक्का मारने वाला नहीं चाहिए। बाहर से कोई आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है? बस ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। क्या है स्टेटमेंट? फॉर अ सिस्टम इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, बाहर से धक्का मारने वाला जीरो है, धक्का मारने वाले की फोर्स जीरो है, देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा? कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा, ठीक है? ये स्टेटमेंट मेरे को हिंदी में ट्रांसलेट करके कौन बताएगा? हिंदी में मतलब एग्जैक्ट हिंदी नहीं, मतलब लोकल अपने जो समझाने वाले। मैं चाहता हूं कि आप एक बार 2-3 बार इसको बोलो कि जब फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है तो मोमेंटम कांस्टेंट होता है। बोलो, जब, फिर से बोलो, ठीक है? ललित बोलेगा, आकाश मोमेंटम, संदीप सही है भाई? ओके, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बोलो? सेकंड लॉ कहता है कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाई डी। ये जीरो है मतलब ये वाली पूरी चीज जीरो है। ये चीज जीरो कब होगी? जब जिस चीज का डिफरेंशिएशन हो रहा है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, सही है? एफ एक्सटर्नल जीरो तो डीपी बाई डी जीरो है, यानी कि मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट, मतलब इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू के बराबर है। एग्जांपल्स देखते हैं। मैन इन अ बोट, मैन राइट साइड में जाएगा, बोट पीछे चली जाएगी, यस और नो? ठीक है? गन एंड द बुलेट। अब देखो, मान लो आपके पास कोई गन है, आप उसको फायर करते हो तो क्या होता है? फायर करते तो झटका मारती है पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि जब आपने उस ट्रिगर को प्रेस किया, बहुत ही कम फोर्स के साथ प्रेस हो जाता है ट्रिगर, ठीक है? हम बोलेंगे कि जब उस गन का ट्रिगर दबाया गया तो उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या थी? जीरो। तो जितना मोमेंटम आगे की तरफ होगा उतना मोमेंटम पीछे की तरफ होगा, ऐसे। या फिर ऐसे मान लो कि आपके पास कुछ इस प्रकार की गन है, ठीक है? अब आकाश नोटबुक में गन मत बनाने लग जाता, ठीक है? कि सर ने बनाई थी क्लास में, मैं भी बनाऊंगा, ठीक है? ठीक है, इस तरह की गन है। मान लो कि ये आराम से रखी हुई है, ऐसे टेबल के ऊपर ऐसे जचा के रखी हुई है, और इसके अंदर एक टाइमर है जिसके बाद 10 सेकंड के टाइमर के बाद ये फायर करती है, ठीक है? तो अगर ये आराम से रखी हुई है तो क्या होगा बोलो? जैसे ये बटन प्रेस होगा क्या होगा? बुलेट आगे जाएगी और गन पीछे आएगी। ऐसा क्यों होता है?
बिकॉज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज जीरो। सही है, ये क्या है भाई, एक्सटर्नल फोर्स जीरो वाला सिस्टम है। तो बोलो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जीरो आराम से रखी हुई है, तो बोलो पी आई हो जाएगा जीरो और फाइनल मोमेंटम उसके बराबर होगा, तो जीरो इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब जब फायर हो चुका है तो ये पीछे जा रही है कितनी स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ द गन, ये है मास ऑफ द गन, और यहाँ पे क्या जाएगा आगे की तरफ, मास ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। सही है भाई, तो बोलो क्या आएगा, एम जी वी जी वेक्टर प्लस एम बी वी टू वेक्टर। गलत तो क्या, कुछ गलत बोला, सही है, क्लियर है बात, ठीक है। अब बताओ इसको उठा के इधर ले आओ, एम डी वी बी इज इक्वल टू माइनस एम जी वी जी, जो निकालना हो निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, थर्ड है टैंक एंड द कैनन। टैंक देखा है आप लोगों ने, मिलिट्री वाला टैंक होता है, वो फायर करता है तो क्या होता है, पीछे की डायरेक्शन में वो मूव करता है। इवन आजकल जैसे जो गेम्स आते हैं, आजकल 20-20, 25-25 साल पुराने गेम्स में भी ये चीज होती है। जैसे आपने जीटीए वाइस सिटी या जीटीए सैन एंड्रियास वगैरह खेला होगा कभी, है ना, उसमें क्या होता है कि आप अगर टैंक लेके जा रहे हो तो आपने टैंक को खड़ा किया, आपने फायर कर दिया, तो क्या होगा, जैसे ही वो आगे की तरफ फायर करता है टैंक पीछे की तरफ मूव करने लग जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली रियल लाइफ फिजिक्स को ऐड करने की कोशिश की गई और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो टैंक एंड कैनन में भी क्या हो रहा है, वही केस हो रहा है कि जब आप गोले को आगे फायर करेंगे तो आपका जो टैंक है उसके पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जनरली क्या किया जाता है, जनरली ऐसा किया जाता है कि ब्रेक्स लगा के और तब फायर किया जाता है, ताकि जो टैंक हो पीछे की तरफ रोल ना होने लगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। एक मूवी है द ए टीम, उसमें क्या होता है कि वो टैंक लेके जहाज से कूद जाते हैं और फिर टैंक का जो वो बैरल है ना, शूटिंग करने वाला, वो नीचे की तरफ शूट करते रहते हैं लगातार, और जो उनका टैंक होता है सपोजिटली धीरे 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 होते होते वो जमीन पे गिरता है। ठीक है, तो इसलिए वो बच जाते हैं, तो इसलिए ऊपर से टैंक लेके कूद जाएंगे तो मर जाएंगे ना। तो ऐसा उस फिल्म में दिखाया गया है, नॉट रियल ऑब्वियसली, बट दैट इज अ गुड डिपिक्शन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मैन ऑन ए प्लैंक, कल्लू प्लैंक पे खड़ा था, कल्लू इधर जा रहा था, प्लैंक पीछे जा रहा था, और एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट इन स्पेस क्या होता है बोलो भाई, वो एक्सटर्नल फोर्स होती है क्या उसके ऊपर, नहीं होती, आराम से वो फ्री स्पेस में घूम रहा होता है। तो असल में क्या होता है वहां पे, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही इस्तेमाल करके वो लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने जीरो ग्रेविटी में कुछ नासा के एस्ट्रोनॉट्स की वीडियोस देखी होगी, है ना, वैसे चल रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पैदल चल पड़े, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जीरो है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो क्या करते हैं, या तो किसी चीज को पुश कर देंगे इमरजेंसी होगी तो, या फिर क्या होता है जनरली वहां पे ग्रैब हैंडल्स लगे होते हैं हमेशा। ठीक है, तो वो ग्रैब हैंडल्स को पकड़ पकड़ के ही मूव करते हैं। ठीक है, मान लो अगर किसी ने जाके किसी को ऐसे पुश कर दिया, तो जब तक कोई उसको रोकेगा नहीं तब तक वो ऐसे उसी मोमेंटम के साथ चलता है। समझ में आया, तो इस तरह की वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया आपको, बाहर से फोर्स जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, दैट इज ऑल्सो वैलिड फॉर ब्लास्ट। अगर मान लो कोई चीज ब्लास्ट हो जाए, तो बोलो ब्लास्ट हो रहा है मतलब, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कोई बॉम्ब का पार्ट, ठीक है, अगर यहाँ पे बॉम्ब है तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पार्ट्स है, या फॉर एग्जांपल 2 पार्ट्स है, एक आपके पास एक बॉम्ब था, ये 2 हिस्सों में टूट गया। ठीक है, अब जब ये ब्लास्ट हो रहा है तो जो ब्लास्टिंग की एनर्जी है एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी है, वो क्या है, इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स है मतलब नेट मोमेंटम विल बी कंजर्व, मतलब अगर ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो ये वाला पार्ट उधर जाएगा। इनिशियली जीरो पे था ना, बोलो जितने मोमेंटम से ये लेफ्ट साइड जाएगा उतने मोमेंटम से ये वाला पार्ट राइट साइड में जाएगा। सही है भाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे केस देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1.5 kg मास की स्पीड बतानी है आपको, एक बॉम्ब है दैट ब्रेक्स अप इनटू 3 पीसेस, 0.5 kg, 1 kg एंड 1.5 kg। तो जो आपका 0.5 kg वाला है वो -7 i कैप से मूव कर रहा है, 1 kg वाला 3i + 4j कैप से मूव कर रहा है, और 1.5 kg वाला है वो v स्पीड से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आपको ये निकालना है। तो बोलो इनिशियल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम ये भी जीरो ही रहेगा। फाइनल मोमेंटम लिख लीजिए, बोलो m1 m2 m3 v1 v2 v3, बोलो m1 v1 वेक्टर प्लस, सही है,
M1 बोलो 0.5 हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा -7i कैप, M2 1 kg 3i + 4j कैप ये हो जाएगा, और M3 कितना हो जाएगा 1.5 kg, और यहाँ पे हो जाएगा V3। इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ ओपन करके और M3 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा V3। समझ में नहीं आया? क्लियर हो गई बात? अब यहां पे आपके पास इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहां पे एक ट्रॉली है, ट्रॉली समझते हो आप लोग, ट्रेली ट्रैक्टर वाली, वही है। यहां पे एक बंदा है, ये स्मूथ सरफेस है, ये कंप्लीटली रफ सरफेस है। रफ सरफेस मतलब यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि स्लिपिंग नहीं होगी, स्लिपिंग नहीं होगी तो एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस ट्रॉली के ऊपर खड़ा है, M1 है, ये M2 है, और ये कुछ u स्पीड से इस ट्रॉली से जंप कर जाता है, ठीक है। और ये जो ट्रॉली है ऑब्वियसली वो उधर जंप करेगा तो ये ट्रॉली पीछे की तरफ मूव करेगी, राइट। अब जो ये u स्पीड है ये आपको क्या दिया जा सकता है, तीन तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है भाई। क्या क्या कि भाई जो आपको जंप करने की स्पीड दी है u, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है, कि भाई ये जो पर्सन है ना ये 5 मीटर पर सेकंड से ना ये कूद गया इधर, तो ये जो 5 मीटर पर सेकंड ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है, और ट्रॉली के रिस्पेक्ट में भी कब है, जंप करने से पहले ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है या जंप करने के बाद ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। समझ आया? अब जैसे ये जो ट्रॉली है ये इनिशियली रेस्ट पे है, तो अगर ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये 5 मीटर पर सेकंड से कूदता है, मतलब ट्रॉली पे अगर कोई चींटी बैठी है तो उस चींटी को ये 5 मीटर पर सेकंड से कूदते हुए दिखाई देगा, ये हो गया बिफोर द जंप। अगर आफ्टर द जंप वाली स्पीड दे रखी है तो उसमें क्या होगा, यहां एक चींटी बैठी है, जब ये पर्सन कूद गया और जब ये इधर जाने लग गई, जब ये जा रही है पीछे, उस टाइम पे चींटी की और इस आदमी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 5 है। समझ में आया? तो तीन तरीके से वेलोसिटी दी जा सकती है, पहला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दूसरा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर द जंप, और तीसरा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर द जंप, ठीक है। तो तीनों केसेस में अलग अलग आंसर, ठीक है, ठीक है। तो ये तीन केसेस, व्हाट इज द वीडियो लेंथ, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है भाई, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल कंटिन्यू, ठीक है। और इसके ऊपर फिर बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन भी क्वेश्चन है इसके ऊपर, है ना। डॉग ट्रॉली से जंप करवा देंगे, खुद कूद जाएंगे, किसी और को कूदा देंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा स्प्रिंग डॉग, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर योर टाइम। हाफ ऑफ दिस चैप्टर इज डन। इसमें जैसे कोलिजन्स वगैरह भी आएगा आगे, तो वो भी आधे से ज्यादा हो चुका है। थैंक यू फॉर योर टाइम।